Hello everyone. So we are starting with linear algebra under the lecture series of ITGM MS. ओके, तो इस वीडियो में जो भी पीडीएफ या फिर जो मैं स्नैप्स यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिनियर अलजेब्रा का सिलेबस देखते हैं। तो पेपर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दे रखा है उन लोगों ने वो है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये पूरा सिलेबस है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, मे बी मैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस पूरे मतलब लीनियर अलजेब्रा की जो सीरीज़ है उसमें कवर करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई बोलता है कि मैट्रिक्स क्या है, तो हम क्या देखते हैं, 2 डायमेंशनल कुछ है, एक एरे टाइप है 2 डायमेंशनल, हम उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन 2D, वी से इट इज़ ए मैट्रिक्स। तो अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि मैट्रिक्स होता है क्या है बेसिकली। ओके, तो एरे क्या होता है। तो एरे होता है कि नंबर्स का कलेक्शन होता है जिनको हम अरेंज कर देते हैं रोज एंड कॉलम्स में। अब एरे और मैट्रिक्स में क्या कॉम्बिनेशन है या फिर क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। कि जो मैट्रिक्स होती है वो एक रेक्टेंगुलर एरे होती है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर एरे है तो सिंपल बात है, रेक्टेंगुलर एरे है तो एरे में वो हमने ऊपर लिखा कि नंबर्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो एक मैट्रिक्स एक एरे है रेक्टेंगुलर ऑफ नंबर्स क्लोज्ड इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो मैट्रिक्स वो रेक्टेंगुलर एरे है जिसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और एडिशन ऑपरेशंस का ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स देन इट इज डिनोटेड एज ए इक्वल टू ए आई जे। ओके, एम क्रॉस एन, यहाँ पे एम क्रॉस क्या है, एम क्रॉस एन क्या हो गया, एम क्रॉस एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, तो यहाँ पे जो m है वो होता है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ जैसे इधर लिखा मैंने, a इक्वल टू A11 A12 डॉट 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 A1n एंड सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स इन कंप्लीट फॉर्म। ओके, तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m है। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने देखो अभी देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं, तो इस पहले वीडियो लेक्चर में मैं बस मैट्रिक्स जितने टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि सम पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, तो सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे इसका नाम ही बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स क्या था, एक रेक्टेंगुलर एरे था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर एरे होगा। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ओके, तो अब रेक्टेंगल को स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन होती थी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। तो सिंपली अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर था m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n, अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनना है तो m इक्वल टू n, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अपने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर जितना भी कुछ होता है उनमें मोस्टली के ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही हम काम करते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकती हैं लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मतलब बेसिकली यहाँ से ही बनता है, जितने ऑपरेशंस लगाते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगेंगे। बाकी आ सकता है लेकिन हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद अगली मैट्रिक्स जो अपने पास है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का देखो जैसे नाम डिनोट कर रहे हैं, सब जो जितने भी मैट्रिक्स है उनके नाम के ऊपर हमें जाना है कि उसका नाम क्या बोलना चाह रहा है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स था तो क्या हो गया था कि एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे जो स्क्वायर फॉर्म में होगा। ओके, अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। व्हाट आई सेड, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल होगी उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि जो अपने पास है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स बच गए, ठीक है, वो सब जीरो होते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमने क्या बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हम कंडीशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर। ओके, तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, ये समझा चुका मैं वर्ड्स में इसमें क्या लिखा हुआ है कि a इक्वल टू ए आई जे, ये कोई मैट्रिक्स थी सच दैट ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे।
ओके, इसने क्या बोल दिया कि जो भी ए आई जे है वो जीरो होंगे जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। अगर आई इक्वल टू जे हो गया तो डायगनल एलिमेंट्स हो गए, लेकिन अगर आई नॉट इक्वल टू जे नॉन डायगनल एलिमेंट्स, तो डायगनल मैट्रिक्स में कंडीशन लगा रहे हैं नॉन डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर, सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। फिर हमने इसको डिनोट करते हैं ए इक्वल टू डायगनल ऑफ A1 D1 D2 डॉट 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 DN। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा कि कंडीशन सिर्फ नॉन डायगनल एलिमेंट्स के ऊपर है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो डायगनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो सारे जीरो भी हो सकते हैं। हमें कंडीशन सिर्फ नॉन डायगनल के ऊपर लगाई है, डायगनल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, अब इसकी जो जीरो मैट्रिक्स है उसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो है, तो वो डायगनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगनल मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो हमने अभी पढ़ा है डायगनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप का डायगनल मैट्रिक्स ही है, मतलब डायगनल मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर फॉर्म है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या कह रही है कि स्केलर मैट्रिक्स वो डायगनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगनल पे सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और वी कैन से सेम होते हैं। ओके, तो इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डायगनल मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू ए आई जे, एंड कंडीशन क्या दे दी एलिमेंट्स के ऊपर, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, जो कि डायगनल मैट्रिक्स वाली कंडीशन थी। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या ऐड कर रहा है कि जो डायगनल एलिमेंट्स है दे आर इक्वल टू के, मतलब कोई पर्टिकुलर फॉर्म होगी, मतलब एक पर्टिकुलर ए के एलिमेंट होगा वो रिपीट हो रहा होगा। ओके, तो ये था स्केलर मैट्रिक्स। तो उसके बाद अपने पास आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, तो ये वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं कि जो भी अपनी प्रिंसिपल डायगनल हैं उसके ऊपर के या फिर उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ओके, व्हाट आई सेड कि प्रिंसिपल डायगनल है उससे ऊपर के सारे एलिमेंट या फिर उससे बिल्कुल नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर वो जीरो हैं तो हम उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कौन सी ट्रायंगुलर होगी, अगर अपने पास जो जीरो एलिमेंट्स हैं, मतलब प्रिंसिपल डायगनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल डायगनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो हम उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो ये होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें भी एक कंडीशन आती है या फिर वी कैन से एक पर्टिकुलर फॉर्म आती है, स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलर या फिर मतलब स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलर। तो स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलर में क्या है कि प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स और उससे ऊपर या फिर नीचे के एलिमेंट्स वो जीरो होते हैं। स्ट्रिक्ट में हम प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स को भी जीरो ही रखते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि इक्वलिटी ऑफ सम मैट्रिक्स। अगर अपने पास दो मैट्रिक्स दे दी और हमें चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। ओके, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ओके, कि वो मैट्रिक्स जिन एलिमेंट्स से बनी हुई है उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे प्लस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक चीज़ आती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, हम इसको इसमें नोट्स में से देखते हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स थी ए, तो ए ट्रांसपोज होता है ए जे आई एन क्रॉस एन। ओके, हम उसको फ्लिप कर रहे हैं कैसे। ठीक है, इसको आप लिख के देख सकते हो कि अपने पास कोई ए मैट्रिक्स थी। ओके, 3x3 की ले रहा हूँ मैं, ये नोट्स में नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं ABCDEFGHI। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स थी 3x3 की, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, हम इसको फ्लिप करेंगे, तो फ्लिप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए मतलब जो रोज थी उनको कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ABC कॉलम वाइज लिख रहा हूँ अभी मैं, DEFGHI। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ए ट्रांसपोज का हम दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए ही वापस जनरेट कर देगा। दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी है ए डॉट बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ओके, हमें ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि अब ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा मैंने, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ओके, ये अब मैंने जब ए का ट्रांसपोज लिया अगर वो ए के इक्वल आ गया
तो हम उसको बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल अभी लिखा था जो नोट्स में नहीं है लेकिन मैंने बोल के भी लिखवाया था, तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ऊपर वाली जो मैंने ए बी सी डी ई एफ जी लेके किया था, अगर वो सिमेट्रिक हैं तो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो नहीं रहे। ठीक है, तो हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं। अगर ये सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डी इक्वल टू बी, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, अगर तुमने नहीं लिखा तो दोबारा से लिखोगे। ए इक्वल टू, रो वाइज लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 3x3 की मैट्रिक्स होगी। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो कॉलम वाइज लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो मैंने बोला अगर ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू, अगर मैं चेक करता हूँ ऊपर वाली जो भी मैट्रिक्स दोबारा से लिखी, तो ए ई और आई जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो तो चेंज हो नहीं रहे, तो वो तो दोनों में इक्वल रहेंगे। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे तो उनको कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो बी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू जी और एच इक्वल टू एफ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख गया, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने लिखा कि दिस मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर मेरे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है, तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी और ऑल्सो सिमेट्रिक फॉर एनी लैम्डा और म्यू बिलोंगिंग टू स्केलर्स। ओके, और ए की पावर एन इज ऑल्सो सिमेट्रिक फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। ओके, उसके बाद अगली कंडीशन है ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आर ऑल्सो सिमेट्रिक फॉर एनी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास है ए, तो उसको हम उसके ट्रांसपोज में ऐड करते हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके ट्रांसपोज से तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद मैंने लिखा है चेक फॉर ए डॉट बी एंड ए बी प्लस बी ए। तो ये करके देखना कि ए डॉट बी को अगर हम चेक करते हैं, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो ए डॉट बी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद सेकेंड वाला चेक करना है ए बी प्लस बी ए, ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स अपने पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे हमने सिमेट्रिक पढ़ा तो सिमेट्रिक क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और वी कैन से ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में बोल रहे हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ओके, इसने बोला ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अब हम ऊपर वाले एग्जांपल से दोबारा से समझते हैं कि ए मैट्रिक्स थी अपने पास जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, और इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज बन जाएगा, कॉलम वाइज लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो उसकी कंडीशन है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ओके, तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए था और ई इक्वल टू माइनस ऑफ ई होना चाहिए था। डायगोनल एलिमेंट्स पहले कंपेयर कर रहा हूँ मैं, मतलब सारे ही कर लेते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स को देखते हैं पहले क्योंकि वो सेम भी है। तो और फिर अगली कंडीशन है आई इक्वल टू माइनस ऑफ आई। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने चेक किया तो यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए कब हो सकता है, कोई नंबर उसके नेगेशन के इक्वल कब होता है, अगर वो नंबर खुद जीरो ही है, क्योंकि जीरो का नेगेशन जीरो होता है। अगर और कोई भी नंबर होता है तो उसका नेगेशन उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए इम्प्लाइज ए इक्वल टू जीरो, सिमिलरली ई इक्वल टू जीरो एंड आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमने डायगोनल एलिमेंट्स चेक कर लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। ओके, अब हम नॉन डायगोनल्स पे आते हैं। तो b इक्वल टू माइनस ऑफ डी, c इक्वल टू माइनस ऑफ जी एंड f इक्वल टू माइनस ऑफ h। ओके, तो यहाँ से इसने क्या बोल दिया, जो हमने दो डायगोनल एलिमेंट्स और ये विदाउट डायगोनल मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स चेक किए, तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। जब भी आई और जे इक्वल होंगे तो एलिमेंट्स जीरो होंगे, और वेन एवर ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई
व्हेन ए इज आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो बेसिकली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई और डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, देन दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसमें आते हैं कि जो अपने पास जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स होती है। अब जीरो मैट्रिक्स क्या है, उसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो भी वो 0 0 0 0 0 यही देगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो जैसे मैंने जीरो मैट्रिक्स लिया तो उसका ट्रांसपोज लिया तो वो भी जीरो मैट्रिक्स से बना। ओके, तो दिस मीन्स दैट जीरो मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब जीरो का ट्रांसपोज लिया तो अब जीरो का नेगेशन भी जीरो ही होता है। तो इन दिस कंडीशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ऑल्सो। सो हम बोल लेंगे कि यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो जीरो मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स होती हैं, सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी। गॉट इट। ओके, इसके बाद जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था ऐसे इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है कि ए और बी अपने पास दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उनके ऊपर अलग अलग हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने कि ए डॉट बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। ठीक है, ये कैसे आप ये चेक कर सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस ए बी करके फिर उसको मतलब मैनिपुलेट करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ए बी माइनस बी ए इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, के टाइम्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एनी के स्केलर। ओके, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज से ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, और अगर उसमें से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी सिमेट्रिक कंडीशन बनाता है। ओके, उसके बाद मैंने लिखा फिफ्थ में स्टार करके कि ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेसिकली कोई भी मैट्रिक्स होती है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर मेरे पास ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर ए की पावर के करता हूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक बनाएगा कब, वेन एवर के इज पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं पावर रेज करता हूँ और पावर को अगर मैं पॉजिटिव ओड इंटीजर रखता हूँ तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, और अगर मैं उस पावर को इवन इंटीजर रखता हूँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस थी या फिर कुछ क्या प्रॉपर्टीज थी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है से जेड, ओके, हम उसका कॉन्जुगेट लेते थे तो जेड बार। ओके, तो जेड था वो किस फॉर्म में होगा, जेड होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हम उसका कॉन्जुगेट ले रहे थे तो दैट थिंग इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट था उसका हम साइन चेंज करते थे, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, वो कॉन्जुगेट होता था। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो बेसिकली कोई मैट्रिक्स थी ए, तो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम लिखेंगे ए बार। ओके, अब ये क्या होता है कि उस एलिमेंट या फिर जो मैट्रिक्स थी ए उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एंट्रीज हैं, उनके हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख देते हैं तो वो ए बार बन जाता है। ओके, उसके बाद मैंने लिखा इफ़ ए बार इक्वल टू ए, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर अपनी वो पेरेंट कौन क्या बोल रहा हूँ पेरेंट मैट्रिक्स दैट इज ए, अगर ए बार इक्वल टू ए तो हम उसको बोलेंगे रियल मैट्रिक्स। ओके, कैसे, अब देखो ए थी कोई मैट्रिक्स, अगर वो रियल मैट्रिक्स है, बेसिकली रियल मैट्रिक्स मीन्स उसकी सारी एंट्रीज रियल है, तो अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो अगर वो उस सेम मैट्रिक्स को ही दे देती है कि एक बार इक्वल टू ए, मतलब सिमिलर मैट्रिक्स आ गई या फिर इक्वल मैट्रिक्स आ गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अपने पास पहले वाली जो मैट्रिक्स थी वही जनरेट होगी। तो अब रियल अगर उसकी एंट्रीज होंगी तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, रियल नंबर का हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो रियल नंबर ही देता है, सेम एग्जैक्टली द सेम नंबर जो हमने उसमें पुट किया था। तो अगर वो रियल मैट्रिक्स है तो ए बार इक्वल टू ए। ओके, इसके बाद अपने पास आती हैं कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसमें है कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो हम इसको पढ़ते हैं एक एक करके। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो ए कोई मैट्रिक्स थी मेरे पास ए, ओके, अगर मैं उसको ए थीटा लिखता हूँ, ए थीटा क्या होता है आगे अभी देखेंगे, इफ़ ए थीटा इक्वल टू ए, ओके, तो हम उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ये ए थीटा क्या चीज़ है, तो ए थीटा इक्वल टू ए बार उसका ट्रांसपोज। ठीक है, कोई मैट्रिक्स थी ए, हम उसका पहले तो करेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अगर ए मतलब क्या बोला मैंने,
इफ ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो मैंने ए थीटा को लिखा ए बार का ट्रांसपोज, हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का बार। दिस विल गिव द सेम कंडीशन और द सेम मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि ए मैट्रिक्स थी 1 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2। तो ए बार लिया मैंने पहले, तो 1 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया मैंने, सिंपल थिंग है। ठीक है, फिर मैंने इसको ट्रांसपोज लिया, तो ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2। तो यहाँ पे क्या गया, ए थीटा इक्वल टू ए, तो दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, अब देखो ऊपर वाली मैट्रिक्स में क्या क्या कंडीशन है वो हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा है कि सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल एंट्रीज हैं। ठीक है, क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज हुए नहीं है, तो वो तो रियल एंट्रीज हैं। ओके, और देखो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें क्या कंडीशन है कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई जे सच दैट ए आई जे का बार इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, एंड ए आई जे का बार इक्वल टू ए आई आई, सॉरी ए आई आई का बार इक्वल टू ए आई आई। ठीक है, कि जब भी डायगोनल एलिमेंट्स है तो उनका कॉन्जुगेट ले रहे हो वो सेम नंबर दे रहा है, तो वो क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो ये होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके बाद अपने पास आती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है, जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में देखा था, तो एग्जैक्टली उसके जैसा ही है कि हर्मिशियन हो गई थी ए थीटा इक्वल टू ए, तो स्क्यू हर्मिशियन क्या होगी, ए थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ओके, अब हम इस कंडीशन को देखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इफ ए इक्वल टू ए आई जे देन ए आई जे का बार इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, और ए आई जे का बार इक्वल टू माइनस ऑफ आई ए आई जे फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। कि डायगोनल एलिमेंट्स में वो जब भी हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो उसका नेगेशन देगा। ठीक है, तो इस दूसरी कंडीशन से क्या अपने को पता चल रहा है कि इफ़ अपने पास क्या लिखा मैंने, ए आई आई उसका बार इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या देगी अपने को, ये बोल रही है कि अपने पास को जो भी डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो या तो जीरो होंगे, क्योंकि देखो जीरो होंगे तो उसका जैसे मैं बार लूँगा तो दिस इक्वल टू जीरो विच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ जीरो। तो कंडीशन सेटिस्फाई, या तो वो जीरो होंगे या फिर दूसरी क्या है, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। कि लाइक मेरे पास आयोटा होगा, तो आयोटा का जैसे मैंने बार लिया तो माइनस ऑफ आयोटा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो गया कि अपने पास जो डायगोनल एलिमेंट्स वो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। ओके, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या कंडीशन होगी, ए आई जे का बार इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब मैंने नोट करके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नोट के नीचे जो सबसे पहला वो लिखा है मैंने, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसका समेशन, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का समेशन के फॉर्म में। ओके, उसके बाद लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज और एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन। ठीक है, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस फॉर्म में, पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी एंड क्यू आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है अगर ए मेरे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कि कोई मैट्रिक्स ए थी, अगर मैंने उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो स्क्यू हर्मिशियन बना देगा, और अगर मेरे पास एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स थी उसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स बना देगा। ओके, तो ये नोट करके मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, इनको देख लेना है, इनको ध्यान में रखना है, कभी यूज़ हो सकती है। इसके बाद अपने पास जो अगली मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये वो मैट्रिक्स होती है अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करते हैं, अगर वो सेम मैट्रिक्स दे देती है तो हम इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास ए बार इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है, अगर मेरे पास वो सिमेट्रिक भी है
ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का मतलब सिमेट्रिक हो गई, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए, कि अगर सिमेट्रिक प्लस आइडम्पोटेंट तो हम उसको बोल लेंगे ए इज ए सिमेट्रिकली आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, मतलब दो थिंग्स को कंबाइन कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा है एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो आइडम्पोटेंट भी हो, कि हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो आइडम्पोटेंट हो इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ओके, तो नॉन सिंगुलर कौन सी होगी? जिनका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो आइडम्पोटेंट भी है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ओके, तो ये था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। अगली मैट्रिक्स अपने पास है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? कि अगर कोई मैट्रिक्स थी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर मैं उसकी कोई पर्टिकुलर पावर तक उसको रेज करता हूँ, लाइक ए रेज टू पावर एन इक्वल टू 0, ठीक है, कि किसी नंबर n तक अगर मैं उसकी पावर को रेज करता हूँ, यहाँ पे n इसका ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये इसकी कोई पावर में रेज कर रहा हूँ, अगर a रेज टू पावर n इक्वल टू 0 फॉर सम n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, देन a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन किया कि इंडेक्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इंडेक्स हम किसको बोलेंगे? कि आइडम्पोटेंट सॉरी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी किसी पावर तक हम उसको रेज करते हैं, लाइक ए रेज टू पावर m इक्वल टू 0 एंड ए रेज टू k इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल k लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, कि एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसकी किसी पावर तक हम रेज करेंगे तो 0 बनाएगा, तो उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम कौन सी पावर है जहाँ तक हम उसको रेज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बाद वो 0 बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उसका ऑर्डर होता है। ओके, उसके बाद मैंने लिखा निलपोटेंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कि निलपोटेंट इंप्लाइज सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज नॉन सिंगुलर इंप्लाइज नॉन निलपोटेंट। ओके, so it was all about nilpotent matrix। इसके बाद अपने पास आता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? तो कोई ए मैट्रिक्स है जो अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ओके, बट दिस मीन्स कि अगर हम ए मैट्रिक्स थी उसका स्क्वायर करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो हम इसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में है कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो +-1 होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर मेरे पास ए और बी दो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हैं तो उनका समेशन इन्वोल्यूटरी नहीं होगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है ए डॉट बी इज इन्वोल्यूटरी इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए। थर्ड प्रॉपर्टी लिखी ए रेज टू पावर एन इज इन्वोल्यूटरी। ओके, तो ये था इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है अपने पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल बोल लेंगे इफ़ ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई। ओके, क्या बोला मैंने? कि अगर ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देता है तो हम इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट भी +-1 होता है। तो इफ़ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1, ठीक है, +-1 का मतलब था कि इसका मोड या तो फिर 1 होगा या फिर -1 होगा। अगर उसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं प्रॉपर मैट्रिक्स। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए दैट इक्वल टू आई, और इसके डिटरमिनेंट +-1 होते हैं। अगर डिटरमिनेंट 1 है तो हम उसको प्रॉपर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद नोट करके मैंने लिखा है कि अगर मेरे पास ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए डॉट बी ऑर्थोगोनल होगा, ए की पावर एन ऑर्थोगोनल होगा, और ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो ये था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए दैट इक्वल टू आई, ये डेफिनेशन यूज होगी। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी? कि देखो जैसे ऑर्थोगोनल पढ़ा है ना, उसके रेस्पेक्ट में ही यूनिटरी बना था, या फिर वी कैन से उसके जैसा ही सिमिलर टू समथिंग, बस कंडीशन अलग है
इसमें क्या कंडीशन है कि अपने पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी ए, उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ए थीटा डॉट ए इक्वल टू आई विच इक्वल टू ए डॉट ए थीटा। ठीक है, अब ए थीटा क्या था, ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका डिटरमिनेंट होता है मॉडुलस 1। ठीक है, मॉडुलस 1 का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास एक रैंडम नंबर था, रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, कोई नंबर था एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉडुलस होता था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मॉडुलस उसका 1 होएगा, जो डिटरमिनेंट आ रहा है उसका मॉडुलस 1 होएगा। उसके बाद मैंने लिखा अगर मेरे पास ए इज ए रियल मैट्रिक्स। ठीक है, रियल मैट्रिक्स पता है क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, अगर रियल मैट्रिक्स है तो ए थीटा इक्वल टू ए बार। ठीक है, क्योंकि ए थीटा था ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है, या फिर ए ट्रांसपोज का बार। तो जैसे मैंने ए अगर रियल है तो ए का बार हम लेते हैं कि उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाएंगे तो सेम बनेगा। तो ए बार इक्वल टू ए, दिस मीन्स ए थीटा इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस कंडीशन में इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर ए यूनिटरी भी है और रियल मैट्रिक्स है, तो इस कंडीशन में ए डॉट ए बार इक्वल टू ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए दैट इक्वल टू आई। ठीक है, यूनिटरी की कंडीशन में डाला है, ए थीटा की वैल्यू को ए ट्रांसपोज लिख दिया है। ओके, तो यूनिटरी मैट्रिक्स ये होती है। इसमें अगर ए रियल थी तो उसमें ये कंडीशन आ जाती है कि रियल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी होती है अगर वो यूनिटरी है तो। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर ऑलवेज निलपोटेंट विद इंडेक्स n। ठीक है, स्ट्रिक्ट अपर या स्ट्रिक्ट लोअर कौन सी थी, जिनके डायगनल के एलिमेंट्स और डायगनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे अगर जीरो है तो स्ट्रिक्ट अपर होगी। डायगनल के एलिमेंट्स और डायगनल से ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए तो उसको स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर बोलते थे। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिक्ट अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर होती है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, जिनका ऑर्डर या फिर जिनका इंडेक्स n होता है। ओके, उसके बाद अपने पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रेस क्या होता है। तो अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस क्या होता है कि उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको समेशन कर देते हैं तो दिस गिव्स इट्स ट्रेस। ठीक है, तो a इक्वल टू ए आई जे, तो ट्रेस ऑफ a इक्वल टू a11 प्लस a22 प्लस डॉट 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 समेशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद इसकी दो प्रॉपर्टीज मैंने लिखे हैं, ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेगा, ट्रेस ऑफ ए बी की पावर के इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए की पावर के विच इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर के डॉट बी की पावर के। तो ये था अपने पास लीनियर अलजेब्रा में जितने भी अपने पास पर्टिकुलर मैट्रिक्स थी उन सब के बारे में मैंने उनकी डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर्टीज इस वीडियो में कवर करवाई है। उसके बाद में अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू।